गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। स्मृति पढ़ा रही थी। स्मृति हिंदी कक्षा 9। आज मैं चौथे दिन ये चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। तो स्मृति जो पार्ट 2 है किसका, आपका संचयन का। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको चौथे दिन स्मृति पढ़ा रही हूँ। तो जैसे मैंने पिछला बार इसके लेखक है श्री राम शर्मा। तो बता रहे हैं कि जैसे सांप को चिट्ठियाँ, तो लेखक की चिट्ठियाँ गिर गई थी, चिट्टियाँ गिर गई थी। वो सोचा था कि कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दें या भाई साहब से झूठ बोल दें। तो झूठ बोलना उसको आता नहीं था उस उम्र में, और सच बोलता तो भाई साहब से पिटाई मिलती। इसलिए सोचते सोचते वो सोचा कि मैं क्यों नहीं अंदर जाऊं, सांप को मार दूं और चिट्ठियाँ उठा लूं। तो जैसे जैसे वो धोती को बांध दिया, बताया था हमने 5 धोतियों को गांठ बांध लिया, उसको कुएं के डेंग से बांध लिया। एक साइड भाई को पकड़ा दिया, एक साइड डंडा लटका दिया। डंडे के सहारे जैसे जैसे नीचे उतरता जाता वैसे वैसे सांप जो है ना, मतलब सांप चौकन्ना हो गया। वो फन उठा के खड़ा था, एक एक इंच वो ज्यों ज्यों नीचे, जैसे जैसे लेखक नीचे तो त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती। मुझे एक सूझ सूझी, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिया। दीवार से पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी निगरी या सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मैंने लेखक जब कुएं में उतर रहा था, एक एक इंच, मैंने एक एक इंच ज्यों ज्यों, मैंने जैसे जैसे एक एक इंच लेखक नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों एकाग्रचित्तता मैंने उसका कंसंट्रेशन, स्थिर चित्त, ध्यान बढ़ता जाता। उनको लेखक को एक सूझा, एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से लेखक धोती पकड़े हुए था और पैर कुएं की बगल में। सोचा बीच में उतरूंगा, बीच में ही सांप है। तो उसने कुएं के बगल में पैर लगा दिया। दीवार से जैसे ही उनका पैर लगा वैसे ही मिट्टी गिरी। सांप ने, मिट्टी गिरते ही सांप उस पे, सांप को लगा कोई आदमी गिरा है, कुछ भी आहट हुआ, तो सांप ने उस मिट्टी पे फू मारा, मैंने फूफकार दिया। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांग कमर से संपूर्ण बनाती हुई लटकती रही। इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हुआ। देखिए लेखक का चित्र बनाया हुआ है कि मेरे पैर भी दीवार से, माने जैसे सांप ने फू किया तो लेखक डर गया। उनका दोनों पैर जो दीवार से लगा हुआ था, एक पैर दीवार से हट गया और टांगे, और कैसा हो गया, जैसे राइट एंगल बनता है, एक पैर दीवार पे था, एक पैर ऐसे अलग हो गया। राइट एंगल बनता हुआ उनका पैर लटकता रहा। इससे सांप, तब उनको इतने देर, थोड़े देर वो लटकते रहे तो उनको समझ में आ गया कि कुएं के अंदर किस तरह से उतरेंगे, किस स्थिति में उतरेंगे, वो उनको समझ में आ गया। तनिक झूलकर हम अपने पैर कुएं की बगल से सटाए, कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के समीप कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। तनिक झूलकर, मैंने थोड़ा सा झूला हो, थोड़ा सा लटका, और पैर जो है ना वहां से, जैसे पैर वॉल पे लगाया था तो पैर क्या किया, कुएं की बगल में सटा दिया। और कुछ धक्के के साथ मैंने अपने आप को जोर लगाया। प्रतिद्वंदी मैंने अपना कंपटीटर कौन था, कंपटीटर सांप था। कंपटीटर के समीप मैंने उसके पास में, उसके सम्मुख, उसके सामने, दूसरी ओर मैंने सांप के सम्मुख, सांप के सामने दूसरी ओर 1.5 गज, मैंने 1.5 गज की दूरी, कुआं तो ज़्यादा चौड़ा नहीं था, 1.5 गज की दूरी पर धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, आंखें चार हो, मैंने प्यार होना, यहाँ हुआ कि एक दूसरे आंखें चार होना मुहावरा है। शायद एक दूसरे, मैंने रोज मारता था सांप को, ढेला मारता था, एक दूसरे को पहचाना लग रहा था लेखक को कि वो लोग एक दूसरे को पहचान रहे। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप को चक्षुश्रवा मतलब होता है आंखों से सुनने वाला। सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए सांप क्या है, आंखों से सुनता है। तो लेखक बोल रहा है कि सांप को तो आंखों से सुनने वाला बोलते हैं, चक्षुश्रवा, चक्षु माने आंख, श्रवा मतलब सुनने वाला। इस समय लेखक बोल रहा था कि मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, माने वो लेखक की एकाग्रचित्तता जो बढ़ती जा रही थी, अटेंशन उसकी तरफ था, वो ध्यान दे के सांप को देख रहा था। तो लेखक अपने आप को जैसे महसूस कर रहा था, उसको भी आंखों से सुनाई दे रहा है, वो भी चक्षुश्रवा हो रहा है। अन्य इंद्रियों माने और सेंस ऑर्गेन्स 5 होते हैं। इंद्रियां जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया, जीभ, कान, नाक, स्किन और आँख।
तो अन्य इंद्रियों ने, तो मुझे लग रहा था कि जितनी सारी सेंस ऑर्गन्स है, जितनी सारी इंद्रियां है, वो सारी शक्ति जो है ना आँखों को दे दिया है, क्योंकि आँख के पलक नहीं झपक रहे थे, कंटिन्यू आँखों से देख रहे थे। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी, वह कब किस ओर आक्रमण करता। मैं कंटिन्यू लगातार लेखक सांप के फन की ओर देख रहे थे, वो ये ध्यान दे रहे थे कि किस ओर आक्रमण सांप कर रहा है, कैसे कर रहा है। सांप ने मोहिनी से डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की उठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कितनी मिथ्या, झूठी, उल्टी निकलती है। सांप ने मोहिनी से डालना माने सांप मेरे सांप के प्रति मैं आकर्षित हो गया था। सांप के प्रति मैं कंटिन्यू देखे जा रहा था, तो लग रहा था कि सांप ने मोहिनी डाल दी है, शायद वह मेरे आक्रमण, मैंने सांप इंतजार कर रहा था कि लेखक वार करता। पर जिस विचार और आशा को लेकर, मैंने जो भी मन में विचार लेकर, जो भी उम्मीद लेकर लेखक कुएं में क्या विचार लिया था, सोचा था कि अंदर जाऊंगा, सांप को मारूंगा, निकल जाऊंगा, चिट्ठी उठा। वह तो आकाश कुसुम मतलब होता है आकाश से फूल तोड़ना। आकाश कुसुम मैंने बहुत मुश्किल काम। आकाश से फूल तोड़ना तो इतना आसान नहीं हुआ, तो बहुत मैंने वो सोच के घुसे थे कि मैं सांप को मार दूंगा और चिट्ठियाँ उठा के निकल आऊंगा, लेकिन जिस विचार से वो आए थे वो तो आकाश कुसुम मैंने बहुत मुश्किल काम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और झूठी निकल। मैंने कहा मनुष्य माने आदमी क्या करता है, फ्यूचर प्लान करता है, कोई चीज़ अनुमान करता है, अंदाज़ा लगाता है, कोई प्लान बनाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसका प्लान बहुत ही गलत हो जाता है, माने सोच से परे हो जाता है। वो सोचता है कि ये हम करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही होगा, उल्टा ही हो जाता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही था, लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए था जिसमें वे घुमाए जा सके। बोले मुझे सांप का साक्षात माने सामना, आमना सामना, सांप को देखते ही अपनी योजना माने लेखक को अपना प्लान जो है और उम्मीद जो है असंभव माने नामुमकिन लग रहा था। उनको लग रहा था कि जो मैं सोचा था वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कुआं संकरा था, अंदर में पतला था, डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान, मन लाठी को तो घुमा के चलाया जाता है, डंडा को घुमा के चलाया जाता तो बहुत स्थान चाहिए था, लेकिन सांप को मारने के लिए वहाँ स्थान नहीं था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहर पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। बोले कि लेखक बोला कि मार तो नहीं सकता था, मारने का जगह नहीं था, लेकिन सांप को मैं डंडे से चबा सकता था। पर ऐसा करना तोप के मुहरे माने तोप के सामने खड़े होने से क्या होगा, आदमी की मृत्यु ही होगी, क्योंकि सांप को डंडे से अगर दबाएगा और गलती से सांप नहीं दबा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो प्रहार कर सकता है, उस पर वार कर सकता है। अगर फन नहीं दबा, सांप का मुंह दबाना जरूरी है, या फन के समीप का दाब नहीं बाग उससे नहीं दबा तो सांप उसको काटता। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसका पड़ी हुई 2 चिट्ठियां, मैंने फन के पास सोचता भी कि मैं उसके फन के पास दबा दूंगा, फिर भी उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां उसके पास पड़ी हुई थी, वो कैसे उठाता, वो समझ ही नहीं पा रहा था। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों पैरों पर डटे रहे, पर उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े होते, पर मेरा मोर्चा कम। बोले कि 2 चिट्ठियां, मैंने सांप 2 चिट्ठियां क्या थी, सांप के पास सटी हुई पड़ी थी। एक मेरी ओर थी, एक लेखक की तरफ चिट्ठी थी, 2 सांप से सटी हुई थी। वो लेखक क्या किया, चिट्ठियां लेने ही उतरा था। दोनों माने सांप भी अपनी स्थिति पर डटा रहा और लेखक भी अपनी स्थिति पर डटा रहा। समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे, मारने का तो जगह नहीं था, दबाएंगे तो कुछ अनहोनी हो सकती। उस आसन पर खड़े खड़े माने सांप अपनी जगह पर बैठा ऐसे ही था, तैनात था, लेखक अपनी जगह पर तैनात था। उसी तैनाती उस जगह पर तैनात हुए लेखक को 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। मैंने दोनों तरफ से अटैक करने के लिए प्रतिद्वंदी खड़े थे, दोनों तरफ से कंपटीटर खड़े थे, लेकिन लेखक का जो आतंक करने का स्थिति था, जो वार करने का मोर्चा जो था वो कमजोर था, मैंने लेखक सांप से वीक था।
कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, अपने साथ मुझे भी ले जाता। मैंने कह रहा है कि लेखक बता रहे कि सांप अगर अचानक झपटता तो लेखक क्या करता, बहुत करता, उससे पकड़ के कुचल तो देता ही, छोड़ता तो नहीं, कुचल देता, पर वह तो मैंने सांप भी तो नहीं छोड़ता, जैसे कुचलने की कोशिश करता सांप उस पर वार करता और उसका विष जो है लेखक के शरीर में चला जाता। तो लेखक के वो लग रहा है कि मैं मारूंगा तो ठीक ही है, लेकिन सांप भी अपना विष देने से नहीं छोड़ेगा, इस स्थिति में सांप की भी मौत हो जाएगी और मेरी भी मौत हो जाएगी। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। ऐसा कहना करना उचित भी नहीं था। प्रश्न यह था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। मैंने अब क्या था, स्थिति ऐसी थी कि सांप ने अभी तक वार नहीं किया था, प्रहार नहीं किया था, इसलिए लेखक भी सोचा कि मैं भी सांप को डंडे से नहीं दबाऊंगा, क्योंकि अगर प्रहार नहीं करता, वार नहीं करता तो उसका मारना उचित भी नहीं था। तो लेखक को भी लग रहा है कि उसे मारना उचित नहीं था। अब ये लेखक सोच रहा है कि चिट्ठियों को कैसे उठाया जाए। मतलब सांप को मारने का विचार तो छोड़ दिया, लेकिन चिट्ठियां तो उठानी थी, इसलिए लेखक सोचा चिट्ठी कैसे उठाई जाए। बस एक ही सूरत था, एक ही उपाय था, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को, माने सांप को मारे नहीं, धीरे से डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था, कुर्ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना है, बिल्कुल छेड़खानी न करना। दो मार्ग थे, सो पहला मेरी शक्ति से बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। भले भाई अगर बोल रहा है कि अगर सांप को मारता हूं तो सांप जो है मेरे ऊपर टूट पड़ता है। मेरे टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना, मुहावरा है। टूट पड़ना माने आक्रमण करना, तो कोई चारा नहीं था। माने सांप अगर इसके ऊपर, लेखक के ऊपर आक्रमण करता, चारा मतलब कोई भी उपाय नहीं था। लेखक के पास कुर्ता था, माने केवल जो कुर्ता पहना था वही था, कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसे बने, और कुर्ते के अलावे कोई कपड़ा नहीं था, केवल जो कुर्ता पहना था वही था जिससे वो सांप के मुंह को पकड़ सकता था। मारना है, बिल्कुल छेड़खानी माने वो सोच रहा था कि या तो सांप को मारूं या सांप को बिल्कुल ही नहीं छेड़ू, सांप को अपनी जगह पे रहने दूं। दो ही मार्ग थे, दो ही रास्ते थे, या तो सांप को मारो या तो बिल्कुल छोड़ दो। पहला मेरी शक्ति से बाहर था। मारना तो इतना आसान नहीं था, सोच के लेखक आया था, लेकिन मारना इतना आसान ही नहीं था। बाध्य होकर, मैंने कैसे भी, मारना आसान नहीं था तो कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता बाध्य होकर लेखक को अपनाना पड़ा, दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैं सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठियां की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा। ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुफकार के साथ काली बिजली गिरी और डंडे पर गिरी। मैंने डंडा लेकर क्या किया, लेखा क्या सोचा कि मारूंगा नहीं, डंडे से धीरे धीरे चिट्ठियों को सरकाऊंगा। तो डंडा लेकर जैसे ही, ज्यों मतलब जैसे ही सांप के दाईं ओर माने राइट साइड पड़ी चिट्ठी की ओर डंडा बढ़ाता है, सांप का फन जो है, सांप का आगे का भाग पीछे की ओर हुआ, धीरे धीरे और डंडा को चिट्ठी के तरफ बढ़ाता है। और ज्यों ही डंडा और चिट्ठी के तरफ बढ़ाता है कि फुंकार के साथ, माने सांप जो है बहुत जोर से फुफकार मारता है, काली बिजली माने काला सांप था, डंडे पे गिरता है। माने डंडा को चिट्ठी की तरफ बढ़ाता है, सांप की तरफ नहीं बढ़ाता है। तब तक सांप मुड़ जाता है और पूरे फुफकारता हुआ उस डंडे पे गिरता है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी, कैसे लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल होता है। क्या वो सांप को मारता है या नहीं मारता है, सांप उसको घायल करता है कि नहीं करता है, इन सब बातों की जानकारी मैं आपको आगे की कक्षा में दूंगी और आगे की क्लास में, कल की क्लास में दूंगी। आप लोग अच्छी तरह पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में पूछिए।